नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो बेसिकली हम यहाँ पर 40 एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें कि हमने जो पहले पार्ट था यहाँ पर उसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पर 13 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। अब 13 क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पर 14 क्वेश्चन पर आते हैं और 14 क्वेश्चन का जो यहाँ पर सिनेरियो है उसको देखते हैं। ठीक है, तो द 14 क्वेश्चन इज which of the following financial instrument is characterized by a fixed interest rate and can be converted into equity at the discretion of the issuer। तो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं। बेसिकली हम इन सारे टर्म्स को समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिवेंचर। तो डिवेंचर जैसे कि आपने अपने बीकॉम और 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। तो डिवेंचर एक टाइप का यहाँ पर डेट होता है जो कि कंपनियाँ यहाँ पर रेज करती हैं फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये कंपनी अपने मार्केट रेपुटेशन के हिसाब से, मतलब कि जो भी कंपनी की यहाँ पर रेपुटेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर कैश रेज करती है या फिर कैश उठाती है यहाँ पर मार्केट से। और इसका जो इंटरेस्ट रहता है वो फिक्स रहता है और इसका जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक को मिलता है एज अ इन्वेस्टमेंट। फिर हम अगर बात करें यहाँ पर कन्वर्टेबल बॉन्ड की, तो ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं बॉन्ड इनटू शेयर्स। ठीक है, तो आपने अगर कोई बॉन्ड यहाँ पर इसको परचेस किया है तो आप इनको शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मेनली यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड का। तो जैसे कि अगर आपने कोई भी बॉन्ड लिया, मान लीजिए यहाँ पर रिलायंस कंपनी है। ठीक है, तो रिलायंस कंपनी के आपने यहाँ पर बॉन्ड परचेस किया, बट आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आप इन बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए अब आपने ये बॉन्ड लिया था 2012 में और आज चल रही है हमारी 2025। ठीक है, उस टाइम पे रिलायंस का जो शेयर्स था वो शायद 1,100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, और 2025 में इसी जो शेयर का प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ के हो गया है मान लीजिए 1,000। ठीक है, अब आपने ये बॉन्ड खरीदा था 2012 में जो उसकी प्राइसिंग थी शेयर की 100 रुपये, लेकिन आप इसको शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको 1,000 रुपये मिलेगा। तो पर शेयर के हिसाब से आपको जितने भी शेयर आपके कन्वर्ट होंगे उस हिसाब से आपको ये 1,000 रुपीज़ पेमेंट मिलेगी। तो बेसिकली बॉन्ड्स का यही बेनिफिट रहता है कि आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में जो भी बेनिफिट होता है वो अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए लोग यहाँ पर कन्वर्टेबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है मार्केट से मनी उठाने का एट लोअर रेट। ठीक है, कंपनी यहाँ पर लोअर रेट पर पैसा उठाती हैं और फिर उनसे बोलती हैं कि आपको हम यहाँ पर बोनस दे रहे हैं या फिर वीकेंड से कि आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, आप अपना बॉन्ड खरीदिए और यहाँ पर शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर की। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे शेयर्स जिनको प्रेफरेंस दी जाती होगी कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के डिविडेंड में और कंपनी की कैपिटल्स में, तो इनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर्स जो होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर करना रहता है और जो भी प्रॉफिट है, टैक्स वगैरह ये सब प्रेफरेंस शेयर को शेयर करने के बाद ही यहाँ पर अलॉट किया जाता है। जैसे कि अगर डिविडेंड भी देना है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेंगे, उसके बाद कंपनी अपना सारे टैक्स वगैरह चुकाएगी। टैक्स के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो फिर हमारे नॉर्मल शेयर होल्डर के पास जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी, कमर्शियल पेपर की। तो कमर्शियल पेपर इज़ अ प्रोमिसरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये जो कमर्शियल पेपर है एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इससे भी क्या होता है कि जो कंपनियाँ रहती हैं वो पब्लिक से यहाँ पर कैश उठाती हैं। ठीक है, लेकिन ये रहता है क्या, अनसिक्योर्ड रहता है। ये अनसिक्योर्ड नोट्स रहते हैं जो कि कंपनी सिर्फ अपनी रेपुटेशन के हिसाब से मार्केट में पैसा उठाती है। जैसे कि अगर एसबीआई हो गया, अगर एसबीआई कल को कोई पैसा रेज करना चाहता है तो इसको इजीली यहाँ पर पैसा मिल जाएगा क्योंकि इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है। तो कमर्शियल पेपर प्रॉमिसरी नोट होते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ये इसका आंसर बी बन जाएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर समझा दी गई है। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग is the most accurate description of earnings before interest, tax, depreciation and amortization। बेसिकली हम इसको इवेटा बोलते हैं, इवेटे डी ये नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इवेटा। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसका जो भी मतलब इसको डिस्क्राइब क्या करता है, तो डिस्क्राइब इसका यही है कि कंपनी के पास कैश कितना बचा है बिफोर, मतलब कोई भी इसने इंटरेस्ट पे ना किया हो और कोई भी इसने सरकार को टैक्स ना दिया हो, तो इसने कंपनी ने बेसिकली यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना कमाया है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अ मेजर ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इग्नोरिंग नॉन कैश चार्जेस। तो इसका मतलब ये है कि कितना इसने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है, इसके जो भी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के नॉन कैश चार्जेस हैं उनको हटा के। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, इट इज़ यूज टू इवेल्यूट अ कंपनीज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बाय रिमूविंग
नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन विच में नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑफ द कंपनीज डे टू डे ऑपरेशन। मतलब कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन अगर हम मशीनरी पर लगा रहे हैं, कोई भी प्लांट पर लगा रहे हैं, तो इन सबको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये हम प्रॉफिट में से लगाते हैं और फिर इसका जो रियल प्रॉफिट है कंपनी का वो हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको ईबिटा बोलते हैं। ईबिटा मतलब कि आपने कुछ भी नहीं किया हो, सिर्फ आपका जो भी नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना कंपनी ने यहाँ पर अर्न किया। अब हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि CAPM मॉडल क्या है यहाँ पर। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि कौन सा एसेट आपके लिए बेटर है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी एसेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बेटर रिटर्न देने की यहाँ पर कोशिश करेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले एनालाइज करना प्रॉपर, और रिस्क एंड रिटर्न को कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर रिटर्न इसमें बढ़िया है तो रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिटर्न अच्छा मिलता है तो आप डेफिनेटली उस एसेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन एसेट बेस्ड ऑन इट्स सिस्टमेटिक रिस्क। आप इसका जो आंसर है वो ऐसे भी लगा सकते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मतलब कि ये बेसिकली एसेट की बात कर रहा है और कैपिटल की बात कर रहा है। मतलब कैपिटल से हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, और किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम यहाँ पर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको अगर ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिखता है तो आप इसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 17th क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो पहले हमने बात की थी फाइनेंशियल लेवरेज की, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा ये पार्ट 1 नहीं दिखा है MCQ सीरीज का, तो आप इसको जरूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट पूरी यहाँ पर मिल जाएगी। जब भी आपको ये 70 मतलब स्टार्टिंग के 1 से लेकर 13 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ये 17th क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में अगर आप फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई भी सोर्सेस नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 99 रुपीज़ में सारे थ्योरी अलॉन्ग विथ PDFs एंड MCQ के सारे PDF यहाँ पर कवर करके रखे हुए हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, जो इसकी जो 99 प्राइजेस है आफ्टर प्रीलिम्स, ये बढ़ के 149 हो जाएगी। तो बाद में आप मुझसे मत बोलिएगा, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको देखने हैं कि PDF कैसे हैं, तो उसकी भी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। NICL AO फाइनेंस के प्लेलिस्ट में ये ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी बेस्ट ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज की बात कर रहे थे और फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रहे थे। तो फाइनेंशियल लेवरेज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लेवरेज का मतलब ही होता है डेट। तो ऐसे डेट जो हम फाइनेंस के लिए उपयोग में लाते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, बेसिकली ये डेट ही होता है जो कि कंपनी यूज़ करती है अपने डे टू डे डेली टास्क को यहाँ पर मीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो आपको ऑपरेटिंग से ही समझ में आ रहा है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, हमने एक बैंक का एग्जांपल देखा था ऑपरेशनल रिस्क के नाम से, कि ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। तो इसमें हमने देखा था कि कंपनी, मतलब हमने एक SBI का एग्जांपल लिया था कि अगर SBI की जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जो इनकी इंटरनल प्रोसेस की वर्किंग है, अगर ये काम करना बंद कर दे और कोई भी कस्टमर इनसे कैश मांगे या फिर कोई भी इनसे NEFT ट्रांजैक्शन करवाए या फिर RTGS ट्रांजैक्शन करवाए, और अगर SBI करने से मना कर दे ड्यू टू सिस्टम फेलियर, तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ऐसे ही हम बात करते हैं इसकी ऑपरेटिंग लेवरेज की। तो ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसी लेवरेज होती है जो कि हमारी रहती है फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब कि जैसे कि आप मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, ठीक है, मान लीजिए आपकी क्लोथिंग की शॉप है। अब इसमें आपने जो रूम वगैरह रेंट से लिया हो या फिर आपकी खुद की ओनरशिप की शॉप है, तो आपने इसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट लगाई होगी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कॉस्ट हो गई, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। अब इसमें आपने मान लीजिए 7 से 8 यहाँ पर एम्प्लॉय रखे। अब वही 7 से 8 एम्प्लॉय अगर आपकी सेल्स करें 10,000 की, ठीक है, और वही सीजन के टाइम पे आपकी सेल करें 1 लाख की, तो आपकी ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये वाली जो रूम की रेंट वाली, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली, और ये 7 से 8 लोगों की सैलरी, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। बाकी जो आपका सेलिंग वाला पार्ट है वो 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है। तो ये आपकी हो गई क्या, सेल्स। मतलब कि ये आपका लेवरेज है। आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपने यहाँ पर फिक्स कर ली, उसके बाद आप थोड़ा सा चेंज करिए और आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा वो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। और इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज रिफर्स टू हाउस कंपनी ऑपरेटिंग इनकम चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इट्स सेल्स। बेसिकली हमने वही एग्जांपल देखा था, 7 से 8 एम्प्लॉय हैं, आप इनसे कितनी भी सेल्स कराइए, आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम पड़ने वाली है। और हाई ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स दैट अ कंपनी हैज़ अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पर, विच एम्पलीफाइज द इफेक्ट ऑफ सेल्स चेंज ऑन अ प्रॉफिटेबिलिटी। तो यही बात वो कर रहा है, जिसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा।
अब 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिचुएशन इन विच अ कंपनी स्टॉक इज अंडर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू एफिशिएंट। चलिए ठीक है, ये गलत क्वेश्चन आ गया है, मतलब कि ये आपके बेसिकली NICL फाइनेंस में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा वाइडर टर्म है, ये आपको UGC नेट और CA वगैरह में देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी, ठीक है, ये एफिशिएंट फ्रंटियर भी आपसे नहीं पूछेगा NICL में, ये सब CA वगैरह के मतलब थोड़े डीपर क्वेश्चन है, तो ये वाला भी आप हटा दीजिए। 18 और 19 आप यहाँ पर एक्सक्लूड करके चल सकते हैं। अब 20 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%, ओके, इफ़ द कंपनी इज अर्निंग पर शेयर, ठीक है, EPS 100 रुपीज़ है, तो व्हाट इज़ द एनुअल डिविडेंड पर शेयर। तो बेसिकली हम EPS कैसे निकालते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। EPS का निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर है, आपका जो भी एनुअल डिविडेंड पर शेयर है, तो जैसे कि मान लीजिए आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है, मतलब कि आपने कंपनी में 1 शेयर लिया हुआ है, तो आपकी 1 शेयर मतलब 1 शेयर अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये लिया हुआ है, तो आपकी इस 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपकी कितनी अर्निंग हो रही है। तो अगर कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, तो इस 100 रुपये का 40% कंपनी आपको यहाँ पर पेमेंट कर रही है, मतलब कि 40 RS। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वो हमने देख लिया है, 40 रुपीज़। अब 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दी मोडिग्लानी मिलर प्रोविजन, मतलब इसको आप बेसिकली यहाँ पर MM अप्रोच भी बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें वेरियस थ्योरीज और अप्रोचेस दी गई हैं, तो जिसमें कि ये MM अप्रोच जो है वो इंपॉर्टेंट बनती है, इसलिए मैं इसमें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर MM अप्रोच हमसे क्या बोलती है, तो MM अप्रोच बोलती है बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन इररिलेवेंस थ्योरी, ठीक है। तो ये इररिलेवेंट थ्योरी पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, ये बोलती है कि अगर आप अपनी कैपिटल या फिर डेप्ट का परसेंटेज कितना भी इंक्रीज़ कीजिए, मतलब कि कैपिटल भी अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, डेप्ट का परसेंटेज आप इंक्रीज़ करते हैं, ऐसे नहीं कि आपको कैपिटल लेना है, डेप्ट लेना है, दोनों का अगर परसेंटेज आप इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं, तो इनकी जो भी वैल्यू आएगी उनका कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है। ये थ्योरी हमको ये बताता है, ठीक है। और ये बताता है कि आपको मतलब जैसे आप इनका इंक्रीज़ करते हैं फिर डिक्रीज़ करते हैं, तो जो आपकी मार्केट फर्म का शेयर वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई भी यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं करता है। तो जो उसका आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर B रहने वाला है, जिसमें लिखा हुआ है कि आ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ नो अफेक्ट ऑन इट्स वैल्यू। बेसिकली बस आपको यही याद रखना है, ये आपसे यही पूछ सकते हैं कि जो MM अप्रोच है वो क्या बोलती है। तो आपको ये रखना है कि इसमें कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप इसको इंक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें अपने डेप्ट और कैपिटल को। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, अकॉर्डिंग टू MM प्रोपोजिशन देयर इज़ नो अफेक्ट इट्स ओवरऑल वैल्यू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द यील्ड कर्व ऑफ द कंट्रीज बॉन्ड। तो बेसिकली यील्ड इज द इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। और कर्व बोला है तो आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आप कर्व ऐसा बनेगा कि कैसा बनेगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा स्लाइट डीपर टर्म है, बट फिर भी अगर मैंने ये क्वेश्चन रखा है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, यील्ड से आप इंटरेस्ट रेट याद रख सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट से आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है अगर यील्ड कर्व का कुछ भी कंट्रीज बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो बेसिकली आप जो एक्सचेंज करते हैं बिटवीन वेरियस पॉलिसीज रेट्स और सब ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर बॉन्ड्स, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन जो रेट में होती हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जो आपका यील्ड कर्व रहता है, बेसिकली इंटरेस्ट कर्व रहता है उसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 23 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो WACC किया है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। WACC क्या है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं फिर समझते हैं। WACC, तो WACC मतलब कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, कुछ लेंडर्स हैं, मतलब कि कुछ किसी से हमने उधार दिया है, और कुछ शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। ये इनने कंपनी को कुछ उधार दिया है और इस होल्डरों ने इनने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो और कंपनी ने इनसे क्या किया है, रेज किया है मनी, ठीक है। कंपनी है ये, कंपनी ने यहाँ पर इन दोनों से, लेंडर से और शेयर होल्डर से मनी यहाँ पर उठाया है मार्केट में। अब कंपनी ने जिससे उधार लिया उसको यहाँ पर रिटर्न का वादा कर रही है 8% का,
और जो शेयर होल्डर है उसको वादा कर रही है 12% की एनुअल ग्रोथ। ठीक है, तो अब इनका हम दोनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, और मान के चलते हैं कि कंपनी को यहाँ पर 100 करोड़ रेज करने थे, 100 करोड़। ठीक है, तो 50 करोड़ इसने यहाँ से उठाए हैं, 50 करोड़ इसने यहाँ से उठाए हैं, 50 करोड़ 50 करोड़। अब यहाँ पर 50-50% यहाँ पर हो गया है, तो बेसिकली 100 का यहाँ पर 8% निकालेंगे और 100 का यहाँ पर 12% निकाल कर जो इनकी एवरेजिंग कॉस्ट आएगी वो आपकी यहाँ पर निकल के आएगी 10%। मतलब आप ऐसे याद रखिए, इनको भी अगर आप याद नहीं रखेंगे तो 50-50% है ना, तो 8 का 50% निकाल लीजिए जो कि होगा आपका 4 रुपये, और 12 का 50% निकाल लीजिए जो कि आपका होगा 6 रुपये। जो इनकी कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आएगी 6×4 10%। तो 10% आपका यहाँ पर जो आपने कैपिटल यहाँ पर रेज की है ना, तो उसमें जितना भी आपको कॉस्ट लगा है वो आपका 10% निकल कर यहाँ पर आने वाला है। तो बेसिकली ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी को आपको यहाँ पर बताता है। जो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर बी रहने वाला है। WACC डिक्रीज एज अ कंपनीज प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इंक्रीज एज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिमेन लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इसको हमने एग्जाम्पल के साथ भी देख लिया है आपको। अब 24 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पुट ऑप्शन। अगर आपने कभी शेयर मार्केट का टर्मोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। ठीक है, बेसिकली पुट ऑप्शन हमको क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमको राइट टू सेल द पर्टिकुलर ऑप्शन एट अ प्रीमियम। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आज मार्केट 100 रुपये पर है, अगर आपको लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में कुछ नीचे जा सकता है तो आपके पास राइट है कि आप उसको 100 रुपये में सेल कर दें। जब मार्केट यहाँ पर 60 रुपये गिर जाएगा तो आपको जो 40 रुपये का प्रीमियम है और वी कैन से ये आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। तो पुट ऑप्शन बेसिकली शेयर मार्केट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि बायर को राइट देते हैं, राइट टू सेल करने का। ठीक है, और वही उल्टा ऑप्शन होता है कॉल में। कॉल में आपको राइट टू बाय का ऑप्शन मिलता है। अब 25 क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, विच ऑफ द फाइनेंशियल रेशियो इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेजर ऑफ अ कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन। अगर आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन की बात करें तो आपको सिंपली यहाँ पर करंट रेशियो पर ध्यान देना है। अगर आपने मेरी करंट रेशियो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे, रेशियो वाले, अकाउंटिंग वाले, कॉस्ट वाले। तो ये PDF की मैंने आपको बता दी, आपको ये PDF कैसे मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम को यहाँ पर ज्वाइन करके रखना है। करंट रेशियो का अगर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं फार्मूला भी देख लें कि करंट रेशियो निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पर करंट असेट आता है ऊपर और डिवाइडेड बाय हमारा करंट लायबिलिटी आ जाता है। तो इसका बेसिकली जो करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो उसको 1 मानते हैं हम। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये ग्रेटर देन 1 रहना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, द करंट रेशियो मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विद इट्स शॉर्ट टर्म असेट। तो अ रेशियो ग्रेटर देन 1 सजेस्ट दैट द कंपनी हैज़ अ सफिशिएंट लिक्विडिटी। तो यहाँ पर 1 अगर 1 से अच्छा है तो आपको यहाँ पर अच्छा रेशियो माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो व्हाट डज द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM रिलाई ऑन इट्स वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो DDM मॉडल आपको यहाँ पर क्या बोलता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली ये डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल मतलब अगर मैं आपको इनको सिंपल टर्म में बताऊँ तो ये एज्यूम करता है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर ग्रोथ की एज्यूम करता है प्रेजेंट वैल्यू को लेकर। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर A बनेगा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड एज्यूमिंग कांस्टेंट ग्रोथ। ठीक है, अब 27 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मेजर रिस्क इन यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज इन अ बिजनेस। तो ये कौन से ऐसे मेजर रिस्क हैं जो कि फाइनेंशियल लेवरेज को इंक्लूड करके, उनको यूज़ करके हम बिजनेस में को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा वो आपका देखिए फाइनेंशियल लेवरेज मैंने आपको बता दिया था जो कि डेप्ट से रिलेटेड है। तो अगर आप यहाँ पर कंपनी मतलब पब्लिक से अगर ज़्यादा आप यहाँ पर उधारी पे पैसा उठाएंगे तो सिंपल सी बात है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, ज़्यादा उधार ले लेती है, तो यहाँ पर बैंकरप्सी का कारण बन सकते हैं। और इफ़ कंपनी कैन नॉट मीट इट्स फिक्स्ड डेप्ट पेमेंट, अगर कंपनी अपने जो उधार है उनको नहीं चुका पाती है तो यहाँ पर बैंकरप्सी का प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मतलब आंसर दिख गया, और उसका एक्सप्लेनेशन भी हमको यहाँ पर समझा दिया है कि फाइनेंशियल लेवरेज इन्वॉल्व्स यूजिंग डेप्ट मतलब कि उधार टू इट्स फाइनेंस ऑपरेशन। तो मतलब कि ये कंपनी यहाँ पर इसलिए उठाती है कि ये अपने रिटर्न्स को थोड़ा सा क्वांटिफाई कर सके, मतलब कि बढ़ा सके, लेकिन इसमें रिस्क भी रहता है, इसमें दिवालिया, इंसॉल्वेंसी वगैरह और बैंकरप्सी का खतरा भी यहाँ पर रहता है। अब हम बात करते हैं 28 की, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो डेप्ट उठाने की कॉस्ट क्या होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया कि ये जो डेप्ट की अगर आप डेप्ट जैसे कि रेज करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या आती है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये इसलिए किया जाता है जो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एसोसिएटेड विद बोरोइंग, मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी मतलब कि डेप्ट आपने रेज किया है तो उसको रेज करने में आपको कितनी कॉस्टिंग आई, मतलब कि आपने डिवेंचर इशू किए तो डिवेंचर इशू करने के लिए भी आपने कुछ प्रोसेस फॉलो की होंगी, किसी को इसमें पैसे दिए होंगे, मार्केट से कैसे पैसे उठाना है उसकी प्रॉपर प्रोसेस होगी, रूल बुक बनी होगी, तो उसमें आपको कितना खर्चा आया। तो ये इसी को समझा रहा है आंसर नंबर सी कि ये असेस करता है इंटरेस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद दी बोरोइंग, मतलब कि बोरोइंग से आपने कितना इंटरेस्ट आपने कॉस्ट इंटरेस्ट पर उठाया है। ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल भी ऊपर समझा था। अब 29 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मोस्ट लाइकली इंक्रीज अ कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बेसिकली ये ROE का यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने किसी इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो ये आपको कितना रिटर्न दे सकता है। तो जो उसका जो करेक्ट आंसर बन के आ रहा है वो इंक्रीजिंग डेप्ट वाइल कीपिंग इक्विटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मोस्ट लाइकली इंक्रीज अ कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ ठीक है, सही है, सही आंसर है। इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लीजिएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, तो ये आपका नहीं आएगा, ये आपका मतलब बेसिकली थोड़ा सा डीपर टर्म हो जाएगा तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दी बीटा। बीटा हमने बात की थी, इट रिप्रेजेंट दी एवरेज और ये मेज़र करता है रिस्क को, जो कि हमारा यहाँ पर एसोसिएट होता है कि आप अगर आपने कंपनी ने किसी एसेट्स में इन्वेस्ट किए हैं तो वो आपको कितना एवरेज रिटर्न यहाँ पर देगा। ठीक है, बेसिकली यही बात आपको यहाँ पर बोली गई है कि मेजर ऑफ एन एसेट रिस्क रिलेटिव टू द मार्केट एज अ होल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन। तो प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन आपको पता है कि जो मतलब कि यहाँ पर दो टाइप के मार्केट होती हैं, आपको भी पता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट में हम लोग क्या करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। इसमें हम लोग शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसमें हम जो फ्रेश इक्विटी है ना उसको हम यहाँ पर लॉन्च करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर IPO। तो यहाँ पर देखा हुआ है आपने अ कंपनी इशूइंग न्यू शेयर्स, यही मैंने आपको बताया कि फ्रेश शेयर जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को फॉर दी फर्स्ट टाइम, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या, जो शेयर्स रहते हैं उनमें कंपनी पर बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, IPO का अगर आपको फुल फॉर्म देखना है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये भी है। अब ठीक है, ये 32 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम जो नेक्स्ट सेशन है वो आपको MCQ के फॉर्म में कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपको ये MCQ की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने जो PDF का जो कोर्स है उसको नहीं लिया है तो आप PDF के यहाँ पर कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है।